Hello everyone, hope you all are doing good. So we are discussing marathon session on RCC. Last क्लास में हमने स्लैब कंप्लीट कर ली थी. So now we'll enter into the columns. Columns की डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. Prior to that we have a basic announcements. 20% off is available on Gate NESE subscription. Today is the last date. आप इसको अवेल कर सकते हैं. Then 20% off is also available on Unacademy Lite. Then no cost EMI is also being rolled out. अगर आप अपने सब्सक्रिप्शन के ऊपर EMI ले सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं. देन 1 तारीख को ब्रह्मास्त्र प्लस बैच लॉन्च हो रहा है फॉर गेट 23. क्या क्या फीचर्स हैं इस बैच के? डेली डाउट सॉल्विंग होंगी इसके अंदर, प्रैक्टिस थ्रू डीपी भी मिल जाएगा आपको, स्पेशल बैच है, एक्सक्लूसिव लाइव क्लासेस है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी सेशंस होंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, जो भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं वो मिल जाएंगे आपको, सब्जेक्ट की PYQs कराए जाएंगे, वर्कबुक्स मिल जाएंगी आपको, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल है और क्लासेज है और कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स है. गेट 24 के लिए सितंबर 22 को भी हमने एक बैच लॉन्च किया था. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट किया था इसके अंदर. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाज बीइंग स्टार्टेड. गेट इज लेस देन 6 मंथ अवे नाउ. तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक एट अ मिनिमल प्राइस. अब हम बात करेंगे कंप्रेशन मेंबर्स की. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट कंप्रेशन मेंबर्स. एज द नेम सजेस्ट, कंप्रेशन मेंबर क्या होता है? कंप्रेशन मेंबर इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच इज प्राइमरीली सब्जेक्टेड टू द एक्सियल कंप्रेशन. So compression member is a structural member which is primarily subjected to what? Axial compression. जिसमें क्या है? Axial compression लग रही है. इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? कंप्रेशन मेंबर बोल देते हैं. अगर इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल है, इसको हम कॉलम, स्ट्रट या स्टेशन भी बोलते हैं. अगर इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल है, इट मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज कॉलम, स्ट्रट और स्टेशन. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. Column is a compression member effective length of which is more than 3 times the least lateral dimension. अगर टेक्निकली हम कॉलम की बात करें, ये वो कंप्रेशन मेंबर है जिसकी इफेक्टिव लेंथ ज़्यादा है 3 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन से. इफ द इफेक्टिव लेंथ इज लेस देन 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, इसको हम पेडिस्टल बोल देंगे. If the effective length is less than 3 times of the least lateral dimension, it may also be termed as pedestal. तो है तो वो भी कॉलम ही, पर इसकी इफेक्टिव लेंथ कंपैरेटिवली क्या है? छोटी है. इसकी इफेक्टिव लेंथ कंपैरेटिवली क्या है? छोटी है. तो हम बात कर रहे हैं किसकी? कंप्रेशन मेंबर्स की. इन कंप्रेशन मेंबर की ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है. इन कंप्रेशन मेंबर की ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है. देयर इज नो इशू इन दैट. पर ये रहेंगे क्या? हमारे कंप्रेशन मेंबर ही रहेंगे. अब बहुत सारे तरीके हमारे जो कंप्रेशन मेंबर्स हैं या कॉलम्स हैं उसको क्लासीफाई करने के. देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल बाय विच वी कैन क्लासीफाई द कंप्रेशन मेंबर्स. अब कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम कंप्रेशन मेंबर को क्लासीफाई कर सकते हैं? What are the different methods by which this compression member can be classified? पहला, it can be classified on the basis of the steel. कि हमने कौन सा स्टील यूज किया. So based on the type of steel. जैसे अब आगे क्या है? पहला टाई कॉलम. तो इसमें हमने क्या प्रोवाइड कर रखे हैं? लेटरल टाइज प्रोवाइड कर रखी है. So here lateral ties are being provided. तो उसका नाम क्या पड़ गया? टाइड कॉलम पड़ गया. दूसरा, स्पाइरली और हेलिकली रीइंफोर्स्ड कॉलम. स्पाइरली और हेलिकली रीइंफोर्स्ड कॉलम. इस बार भी टाइज प्रोवाइड करी है हमने, पर स्पाइरल टाइज प्रोवाइड कर रखी है. तीसरा, कॉम्पोजिट कॉलम. कॉम्पोजिट कॉलम क्या होता है? जिसमें कोर के अंदर स्टील प्रोवाइड की हुई होती है. इन विच द कोर इज मेड अप ऑफ स्टील. तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं कॉम्पोजिट कॉलम. तो टाइड कॉलम जिसमें लेटरल रीइंफोर्समेंट दी हुई है, स्पाइरली और हेलिकली रीइंफोर्स्ड कॉलम, और हमारी कॉम्पोजिट कॉलम. ये किस बिहाफ पे चली? स्टील के बिहाफ पे चली. टाइड कॉलम दिखा रखा है प्लान. स्पाइरली रीइंफोर्स्ड कॉलम भी दिखा रखा है आपको. तो सर्कुलर सेक्शन होगा इसका और स्पाइरल रीइंफोर्समेंट होगी. कौन सी? लेटरल रीइंफोर्समेंट. तो पहली क्लासिफिकेशन चली ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ स्टील. दूसरी क्लासिफिकेशन इन कॉलम्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ लोडिंग. आपने लोड कैसे लगा रखा है. पहला, कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम. अगर आपने लोड कहाँ लगा दिया? CG पे लगा दिया. एक्सियली लोडेड कॉलम. इस बार आपने लोड लगाया विद इन दी एसेंट्रिसिटी लिमिट ऑफ 5% ऑफ द लेटरल डायमेंशन. विद इन दी एसेंट्रिसिटी लिमिट ऑफ 5% ऑफ द लेटरल डायमेंशन. इसको हम क्या बोल देंगे? एक्सियली लोडेड कॉलम बोल देंगे. देन वी हैव एक्सियली लोडेड कॉलम विद यूनी एक्सियल मूवमेंट. एक्सियली लोडेड कॉलम है विद यूनी एक्सियल मूवमेंट, यानी एक ही डायरेक्शन में इसका मूवमेंट है. इसका मतलब क्या हुआ? लोड इज प्लेस्ड एट एन एसेंट्रिसिटी अबाउट 1 एक्सिस. इसका मतलब लोड इज प्लेस्ड एट एन एसेंट्रिसिटी अबाउट 1 एक्सिस. एक एक्सिस के अबाउट आपने क्या प्रोवाइड कर दी? एसेंट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी. एक एक्सिस के अबाउट आपने क्या प्रोवाइड कर दी? एसेंट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी. तो एक्सियल लोड विद यूनी एक्सियल मूवमेंट हो गया. सेकंड, एक्सियल लोड विद बाई एक्सियल मूवमेंट. अब आपने जो एसेंट्रिसिटी प्रोवाइड कर रखी है वो दोनों एक्सिस के अबाउट प्रोवाइड कर रखी है. अब आपने जो एसेंट्रिसिटी प्रोवाइड कर रखी है दोनों एक्सिस के अबाउट प्रोवाइड कर रखी है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? एक्सियल लोड विद बाई एक्सियल मूवमेंट. तो एक्सियल लोडिंग है पर मूवमेंट कैसा है इसका? बाई एक्सियल है, तो एक्सियल लोड विद बाई एक्सियल मूवमेंट.
तो इस तरीके से भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपको डायग्राम बना के दिखा रखे हैं। पहला कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम, ये रहा हमारा कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम। दूसरा एक्सियली लोडेड कॉलम, आपने लोड किस में लगा रखा है, एसेंट्रिसिटी लिमिट के अंदर लगा रखा है 5% ऑफ द लेटरल डायमेंशन। तो 5% ऑफ द लेटरल डायमेंशन के अंदर लगा रखा है, तो हमारे ये हो जाएंगे एक्सियली लोडेड कॉलम। तो आप 7 नंबर वाले कॉलम को कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम भी बोल सकते हो, एक्सियली लोडेड कॉलम भी बोल सकते हो। देन एक्सियल लोड विद यूनी एक्सियल एसेंट्रिसिटी और यूनी एक्सियल लोड मोमेंट, तो एक्सियल लोड विद यूनी एक्सियल मोमेंट बोल सकते हो। अब आपने एसेंट्रिसिटी एक ही एक्सिस के अबाउट लगाई, एसेंट्रिसिटी एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर की जाती है। तो अब मैं बोलूँ एसेंट्रिसिटी अबाउट वाई एक्सिस, यानी इसके परपेंडिकुलर मेजर की जाएगी। तो ये हमारे कैसे टू और 5 कॉलम, 2 और 5 कॉलम है एक्सियली लोडेड कॉलम विद यूनी एक्सियल लोडिंग। यूनी एक्सियल लोडिंग किस डायरेक्शन में आ जाएगी भैया, दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे तो सिमेट्रिक है पर इसके एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। देन एक्सियल लोडिंग विद बाई एक्सियल मूवमेंट, अब जो एसेंट्रिसिटी है दोनों एक्सिस के अबाउट आ गई, अब जो एसेंट्रिसिटी है दोनों एक्सिस के अबाउट आ गई। नाउ दी एसेंट्रिसिटी इज अबाउट बोथ दी एक्सिस, इस बार जो एसेंट्रिसिटी है वो दोनों एक्सिस के अबाउट है। तो कॉलम 1 3 4 6 कैसे हैं, एक्सियली लोडेड कॉलम है विद बाई एक्सियल मूवमेंट, ये एक्सियली लोडेड कॉलम है और साथ में क्या है, बाई एक्सियल मूवमेंट है इसके अंदर, तो बाई एक्सियल मूवमेंट इज ऑल्सो देयर। क्लियर है। तो पहला था ऑन द बेसिस ऑफ स्टील, दूसरा था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लोडिंग, तीसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेंडरनेस रेशियो। द थर्ड ऑफ द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सिलेंडरनेस रेशियो, कि इनकी सिलेंडरनेस रेशियो कैसी है, उस बेस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। सो कॉलम कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सिलेंडरनेस इफेक्ट इज कंसीडर्ड और नॉट। आपने सिलेंडरनेस इफेक्ट को कंसीडर किया है या नहीं किया। अब सिलेंडर कॉलम क्या होता है, वो कॉलम होता है जिसकी लेंथ कंपैरेटिवली बड़ी हो, तो हम इसको शॉर्ट कॉलम भी बोल सकते हैं, हम इसको सिलेंडर कॉलम भी बोल सकते हैं, यानी लॉन्ग कॉलम भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं सिलेंडरनेस रेशियो के बिहाफ पे, तो क्लासिफिकेशन दो टाइप में चलती है, एक होता है शॉर्ट कॉलम और एक होता है सिलेंडर कॉलम विच इज लॉन्ग कॉलम। अब सिलेंडरनेस क्या है हमारी, सिलेंडरनेस इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर विच इज रिलेटेड टू द रेशियो ऑफ इट्स अफेक्टिव लेंथ टू इट्स लेटरल डायमेंशन। सिलेंडरनेस रेशियो या सिलेंडरनेस ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है हमारे कंप्रेशन मेंबर की, जो रिलेटेड है उसके रेशियो ऑफ इट्स अफेक्टिव लेंथ टू इट्स लेटरल डायमेंशन। सिग्निफिकेंस क्या होता है इस रेशियो का, इस रेशियो का सिग्निफिकेंस होता है, ये हमें बताता है टेंडेंसी ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉलम ड्यू टू इट्स इलास्टिक इंस्टेबिलिटी, जिसको हम बकलिंग भी बोल देते हैं। तो रेशियो हमें जानकारी देता है कि हमारे कॉलम में टेंडेंसी है या नहीं है बकल होने की, यानी इलास्टिक इंस्टेबिलिटी इंड्यूस होने की या नहीं। तो हम इस रेशियो की मदद से बताते हैं कि कॉलम बकल करेगा या नहीं करेगा। सो कॉलम विद लो सिलेंडरनेस रेशियो, यानी रिलेटिवली शॉर्ट कॉलम, दे फेल बाय क्रशिंग इंस्टेड ऑफ बकलिंग, बट विद हाई सिलेंडरनेस रेशियो दे फेल बाय बकलिंग एंड नॉट बाय, दे फेल बाय बकलिंग नॉट बाय क्रशिंग। तो इसका मतलब हमने सिलेंडरनेस के बिहाफ पे भी कॉलम को क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम के लिए मैंने आपको पहले सिलेंडरनेस बताया, अब आगे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। नाउ वी कैन रेफर द क्लासिफिकेशन आल्सो। तो क्लासिफिकेशन अगर मैं बोलूं, इफ आई से अगर सिलेंडरनेस रेशियो 3 से कम है तो पेडेस्टल है, 3 से लेके 12 के बीच में है तो शॉर्ट कॉलम है, 12 से भी ज्यादा है तो लॉन्ग कॉलम है। अगर मुझे सिलेंडरनेस रेशियो निकालनी है, किसके बराबर होती है, रेशियो ऑफ द अफेक्टिव लेंथ टू द लेटरल डायमेंशन, अफेक्टिव लेंथ टू द लेटरल डायमेंशन। एक्स एक्सिस मेरी मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस मेरी माइनर एक्सिस। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट निकालूं, तो एक्स एक्सिस के अबाउट एल अफेक्टिव डिवाइड बाय लेटरल डायमेंशन कौन सी है, एक्स एक्सिस के अबाउट डी, यानी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वाई एक्सिस के अबाउट निकालूं एल अफेक्टिव और इसके लेटरल डायरेक्शन में कौन सी डायमेंशन है, बी, तो एल अफेक्टिव बाय बी। ऑब्वियसली क्योंकि बी की वैल्यू डी से छोटी है तो एल वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ऑब्वियसली बी की वैल्यू डी से छोटी है तो एल वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, या आप बोल सकते हो लैम्डा वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ज्यादा निकल के आएगी। तो वो लेटरल डायमेंशन जो छोटी हो उसके अक्रॉस अगर आप सिलेंडरनेस रेशियो निकालोगे वो ज्यादा निकल के आएगा, उसके अक्रॉस अगर हम सिलेंडरनेस रेशियो निकालेंगे तो वो ज्यादा निकल के आएगा, इट विल कम आउट टू बी ऑब्वियसली मोर, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर है।
चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू IS 456 मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर अ शॉर्ट कॉन्क्रीट कॉलम इज, किसके बीच में होता है? या 3 से 12 के बीच में होता है, तो इट इज लेस देन 12, तो लेस देन 12। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ के ऊपर। पीछे जब हम सिलेंडरनेस रेशियो की बात कर रहे थे, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट सिलेंडरनेस रेशियो, बीच में एक टर्म आई इफेक्टिव लेंथ। सो इफेक्टिव लेंथ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू द लेटरल डायमेंशन, इसको हमने सिलेंडरनेस रेशियो का नाम दे दिया था। दिस वाज टर्म्ड एज सिलेंडरनेस रेशियो, और उसी की रेफरेंस आगे लेके जाते हैं। दैट रेफरेंस इज फर्दर कैरी फॉरवर्ड। अब क्या रेफरेंस आगे लेके जाते हैं, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। इफेक्टिव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और द पॉइंट ऑफ द जीरो मोमेंट। जो हमारी इफेक्टिव लेंथ होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट के बीच की जो दूरी होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम टेक्निकली इफेक्टिव लेंथ बोल देते हैं। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज इफेक्टिव लेंथ। क्लियर चीज? Next point of reference, it can also be termed as the length of the column that is effectively participating in the buckling. हम ये भी बोल सकते हैं ये वो लेंथ है कॉलम की जो अफेक्टिवली पार्टिसिपेट करती है बकलिंग के अंदर। तो या तो आप बोल दो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, या आप ये बोल सकते हो कि वो लेंथ कॉलम की जो अफेक्टिवली पार्टिसिपेट करती है बकलिंग के अंदर। सो वी कैन से एल अफेक्टिव इज इक्वल टू के इंटू एल। हम बोल सकते हैं एल अफेक्टिव इज इक्वल टू व्हाट? के इंटू एल। क्लियर है? अब के क्या है? अफेक्टिव लेंथ रेशियो है। इसकी वैल्यू कौन बताएगा? कोड बताएगा। एल क्या है? हमारी अनसपोर्टेड लेंथ है। तो भैया अभी अनसपोर्टेड लेंथ क्या निकल के आ गई, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अनसपोर्टेड लेंथ इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोर एंड द अंडरसाइड ऑफ द शैलोअर बीम। जो अनसपोर्टेड लेंथ है is the clear distance between the floor and the underside of the shallower beam. So unsupported length is the clear distance between the floor and the underside of the shallower beam framing into the column in each direction at the next higher level. कहने का मतलब है अनसपोर्टेड लेंथ क्लियर डिस्टेंस होती है फ्लोर से लेके बीम के नीचे वाले पोर्शन तक की। कौन सी बीम? जो हमारी शैलोअर बीम होगी। शैलोअर बीम क्या होती है? जिसकी डेप्थ क्या हो? कंपैरेटिवली कम हो। इस बात को समझने के लिए डायग्राम देखना पड़ता है। डायग्राम देख लो। तो अनसपोर्टेड लेंथ क्या होती है? अनसपोर्टेड लेंथ LX, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखा, हाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फ्लोर लेवल से लेके बीम के अंडर साइड तक यानी नीचे वाली साइड तक की जो दूरी है वो हमारी होती है अनसपोर्टेड लेंथ। ये LX आ गई अनसपोर्टेड लेंथ। फ्लोर लेवल से लेके बीम के नीचे साइड तक की जो दूरी है, अंडर साइड तक की दूरी है, वो हमारी गई अनसपोर्टेड लेंथ। कौन सी एक्सिस के अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? शैलोअर बीम की बात करने हैं तो शैलोअर बीम की बात भी कर सकते हो। शैलोअर बीम की बात समझने के लिए दूसरा एग्जांपल उठाया, तो शैलोअर बीम की बात समझने के लिए हमारा दूसरा एग्जांपल उठाया। ये दूसरा एग्जांपल है, देखो भैया दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा। दिस इज हमारा सेकंड एग्जांपल। ये हमारी है D1 डेप्थ, ये हमारी है D2 डेप्थ। एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो फ्लोर लेवल से लेके बीम के अंडर साइड तक की दूरी, तो ये आ गई हमारी LX1। फ्लोर लेवल से लेके बीम के अंडर साइड तक की दूरी आ गई LX2। शैलोअर बीम के लिए लेनी है, शैलोअर बीम कौन सी है? D1। इसका मतलब LX1 LX2 में से जो भी वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी वो हमारी क्या होगी? अनसपोर्टेड लेंथ। ज्यादा वैल्यू किसकी है? LX2 की है, क्योंकि आपने शैलोअर बीम तक लेना है। शैलोअर बीम कौन सी वाली है? लेट्स सपोज ये बीम का 1 पोर्शन है, बीम का 2 पोर्शन है। शैलोअर बीम वाला पोर्शन कौन सा है? 1 है। तो अंडर साइड ऑफ विच बीम? अंडर साइड ऑफ द शैलोअर बीम तक जाना है। ये सेम एक्सिस के अबाउट बात करी थी, ये हमने दो ऑर्थोगोनल एक्सिस के अबाउट बात कर ली, तो दोनों ऑर्थोगोनल एक्सिस के अबाउट भी निकाल के बता दी। तो एल इफेक्टिव कितनी है? के इंटू एल अनसपोर्टेड। एल अनसपोर्टेड क्या है? ये क्लियर डिस्टेंस है फ्लोर लेवल से लेके बीम के अंडर साइड तक की। क्लियर चीज? अब भैया अफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? अफेक्टिव लेंथ डायरेक्टली कोड में गिवन है, आपको ये वैल्यूज ध्यान रखनी है और एक्सपेक्ट करना एक सवाल तो आपको इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। एक्सपेक्ट करना एक प्रॉब्लम तो आपको इसमें से डायरेक्टली मिलेगी ही मिलेगी। एक डेफिनेट सवाल आता है एल अफेक्टिव निकालने का। देयर इज अ डेफिनेट प्रॉब्लम व्हिच इज बीइंग आस्क्ड टू कैलकुलेट द एल अफेक्टिव, सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। तो ध्यान रखना है इसका। अब क्या है एल अफेक्टिव? देखो एक एक करके उठाते हैं सारे केस। पहला, डिग्री ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ द कंप्रेशन मेंबर, साथ में रिप्रेजेंटेशन भी बनी हुई है, थ्योरेटिकल एल अफेक्टिव भी दी हुई है, रेकमेंडेड एल अफेक्टिव भी दी हुई है। पहला, effectively held in position and restrained against rotation at both the ends। दिख रहा है? effectively held in position यानी फिक्स्ड एंड है, ना ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट में जा सकती है कॉलम के अंदर, ना ये रोटेट हो सकता है। थ्योरेटिकल 0.5, रेकमेंडेड 0.65। नेक्स्ट क्या है हमारा? effectively held in position at both the ends, दोनों एंड पे रिस्ट्रेंड है, और रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड,
एक एंड पे रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन है, दूसरे एंड पे ये रोटेट कर सकता है, यानी एक एंड फिक्स हो गया, एक एंड हिंज हो गया। इस केस में थियोरेटिकल एल इफेक्टिव 0.7 एल, रेकमेंडेड एल इफेक्टिव 0.8 एल। नेक्स्ट, effectively held in position at both the ends but not restrained against rotation, यानी दोनों एंड पिन है, दोनों एंड पिन है, L effective is equal to L, theoretical also, recommended also. Effectively held in position and restrained at one end, यानी एक एंड fixed and other end restrained against rotation but not held in position. दूसरा वाला पोजीशन में नहीं है पर restrained against rotation है, रोटेशन नहीं हो सकती पर lateral displacement हो सकती है। theoretical L effective L, recommended L effective 1.2 L. Next, effectively held in position and restrained against rotation in one end, effectively held in position and restrained against rotation at one end, यानी एक एंड हमारा फिक्स है, दूसरा partially restrained against rotation but not held in position, partially restrained है रोटेशन के अगेंस्ट पर आपने इसको पोजीशन में होल्ड नहीं कर रखा, बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन एट द अदर एंड। थ्योरेटिकल वैल्यू कुछ भी नहीं है, कोड में नहीं बता रखी, रेकमेंडेड वैल्यू हमारी कितनी है 1.5 एल। नेक्स्ट, effectively held in position at one end but not restrained against rotation, यानी एक एंड पिन है एंड एट द अदर एंड restrained against rotation, दूसरे एंड पे रोटेशन नहीं हो सकती बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, यानी क्या हो सकती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। थियोरेटिकल एल इफेक्टिव 2, रेकमेंडेड एल इफेक्टिव 2L। effectively held in position and restrained against rotation at one end, यानी एक एंड हमारी कैसी है, फिक्स है, बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, नॉट restrained against rotation at the other end, ना दूसरी एंड एक पोजीशन पर रखी हुई है ना आप इसको रोटेशन के अगेंस्ट रिस्ट्रेंड कर रहे हो। इसका मतलब ये क्या कर सकती है, लेटरली डिस्प्लेस भी कर सकती है और रोटेट भी कर सकती है। थियोरेटिकल एल इफेक्टिव 2, रेकमेंडेड एल इफेक्टिव 2L। तो ये 7 केसेस हैं, सातों के सातों केस आपको ध्यान रखने। ऑल 7 केसेस फॉर एल इफेक्टिव आर टू बी टेकन प्रॉपर केयर ऑफ। इसमें एल क्या है, एल अनसपोर्टेड है, और आगे जो फैक्टर लगा हुआ है 2 का, फैक्टर लगा हुआ है 1 का, फैक्टर लगा हुआ है 1.2 का, 1.5 का, फैक्टर लगा हुआ है 0.5 का, 0.7 का, ये क्या है, के है। तो कई बार वो के की वैल्यू पूछ लेता है, कई बार वो डायरेक्टली एल इफेक्टिव पूछ लेता है, ये डायरेक्टली आस्क्स द वैल्यू ऑफ एल इफेक्टिव। तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन टेल, देयर इज नो इशू इन दैट। सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या है। The effective length of an RCC column continuing through 2 stories properly restrained at both the ends in position and direction, यानी फिक्स है, तो कितनी है 0.5 L। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं डायरेक्टली। Effective length of a circular electric pole of length L and constant diameter erected on the ground, इसका मतलब क्या हुआ, erected on the ground, इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक पोल है, इसके ऊपर वायर लगी हुई है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, क्या कर सकता है ये, effectively held in position and restrained against rotation in one end, और दूसरे एंड में क्या हो सकती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ये ना, दूसरे एंड में क्या हो सकती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, पर रोटेशन नहीं हो सकती, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है पर रोटेशन नहीं हो सकती, तो रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, तो वायर से डिस्प्लेसमेंट तो हो ही सकती है, डिस्प्लेसमेंट में टेक प्लेस। कितनी आ गई है, एल इफेक्टिव 2L, so L effective comes out to be 2L। क्लियर, चलो देखो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, when the relative transverse displacement between the upper and the lower end of the column is prevented, so when the relative transverse displacement between the upper and the lower end of the column is prevented, जब relative transverse displacement जो है हमारे upper end और lower end of column पे इसको prevent किया हुआ है, the frame is said to be balanced against side sway। अगर ऊपर वाले एंड और नीचे वाले एंड के बीच में आपने क्या लगा रखा है, रिस्ट्रेन लगा रखा है, तो हम बोल देंगे इट इज बैलेंस अगेंस्ट साइड स्वे, कोई साइड स्वे नहीं हो रहा। इस तरह की बिल्डिंग्स को हम बोलते हैं ब्रेस्ड फ्रेम्स। पर अगर रिलेटिव ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट परमिटेड है बिटवीन द अपर एंड द लोअर एंड ऑफ द कॉलम, इसको हम बोलते हैं अनब्रेस्ड फ्रेम। So when the relative transverse displacement between the upper and the lower end of the column is not prevented, पिछले केस में प्रिवेंट कर रखा था, इस बार प्रिवेंट नहीं कर रखा, तो पिछले वाले केस में हमने बोल दिया था ब्रेस्ड फ्रेम है, इस वाले केस में हमने क्या बोल दिया, अनब्रेस्ड फ्रेम है, तो बोल देंगे ये फ्रेम कैसी है, अनब्रेस्ड है। सो इट इज अनब्रेस्ड अगेंस्ट व्हाट, साइड स्वे।
इसमें साइड स्वे नहीं होगी, सो हियर साइड स्वे विल नॉट टेक प्लेस। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एल इफेक्टिव में भी डिफरेंट अबाउट डिफरेंट एक्सेस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों एक्सेस के अबाउट हमारी कंडीशन अलग हो सकती है। दोनों एक्सेस के अबाउट अगर कंडीशन अलग हुई तो एल अनसपोर्टेड भी अलग हो सकता है, जैसे पीछे आया था एक्स और वाई एक्सेस के अबाउट हमने एल अनसपोर्टेड निकाला था, दोनों अलग अलग आ रहा था, इट वॉज ऑल्सो डिफरेंट अबाउट डिफरेंट एक्सेस। तो एल अनसपोर्टेड डिफरेंट आ रही थी डिफरेंट एक्सेस के अबाउट। सवाल करके देखते हैं, आरसीसी कॉलम ऑफ 4 मीटर लेंथ इज रिजिडली कनेक्टेड टू द स्लैब एंड द फाउंडेशन, ठीक है, if its cross section is 400 by 400 the column will behave as, so column will behave as निकालना पड़ेगा slenderness ratio, L effective by what, least lateral dimension, least lateral dimension, L effective कितनी है, L effective है दोनों जगह बंद कर रखा है तो 0.5 L, तो 0.5 4 मीटर कन्वर्टेड इनटू mm डिवाइड बाय 400, डिवाइड बाय 400 कितनी है, ये 4 कटा, 1 0 कटा, ये 5 आई वैल्यू 12 से कम, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट कॉलम की तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट कॉलम। तो डायरेक्टली देख लिया हमने। अब हम कोडल प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द कोडल प्रोविजंस, कौन कौन से कोडल प्रोविजंस है हमारे कॉलम के लिए, व्हाट आर द डिफरेंट कोडल प्रोविजंस अवेलेबल फॉर अवर कॉलम। कोडल प्रोविजंस उठा लेते हैं, बहुत सारे कोडल प्रोविजंस है, एक एक करके उठाते हैं। पहला, मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ कितनी अवेलेबल है, सो फॉर लेटरली रिस्ट्रेन्ड एट एंड्स, आपने रिस्ट्रेनमेंट लगा रखी है लेंड्स के अंदर, जैसे हमने बी में प्रोवाइड करी थी, एल अनसपोर्टेड शुड नॉट बी मोर देन 60 बी। लेटरली नॉट रिस्ट्रेन्ड एट एंड्स, अगर आपने लेटरल रिस्ट्रेनमेंट नहीं दी एंड्स पे, तो एल अनसपोर्टेड कैन बी नॉट ग्रेटर देन और कैन बी लेस देन 100 बी स्क्वायर, या तो 100 बी स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो, या आप बोल सकते हो 100 बी स्क्वायर से कम हो। So for laterally restrained at ends, L unsupported should not be greater than B. तो ये 60 B से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। And for laterally not restrained at ends, L unsupported should not be greater than 100 B square. L unsupported मतलब जिसमें आपने सपोर्ट नहीं दे रखा, किसका, फ्लोर का या स्लैब का, जिसमें आपने सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रखा या फ्लोर का या स्लैब का। ये तो मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ की बात आ गई। अच्छा, अब सवाल ये है कि भैया आपने कंडीशन क्यों लगा रखी है अनसपोर्टेड लेंथ के ऊपर, हमने कंडीशन इसलिए लगा रखी है अनसपोर्टेड लेंथ के ऊपर ताकि हमारे कॉलम में बकलिंग नहीं हो। तो हमने कंडीशन इसलिए लगा रखी है अनसपोर्टेड लेंथ के ऊपर ताकि हमारे कॉलम में क्या नहीं हो, बकलिंग नहीं हो। सो इट इज टू इंश्योर दी बकलिंग, या बकलिंग को अवॉइड करने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अभी असेंट्रिसिटी कितनी का है, पॉइंट क्या बोल रहा है, पॉइंट बोल रहा है असेंट्रिसिटी नॉट राइजिंग आउट ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। जिस असेंट्रिसिटी की अभी हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस की वजह से नहीं निकल के आई है, बट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। सो असेंट्रिसिटी नॉट अराइजिंग आउट ऑफ द स्ट्रक्चरल एनालिसिस कैलकुलेशन बट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब कौन कौन से रीजन है, पहला, लेटरल लोड नॉट कंसिडर्ड इन डिजाइन, आपने डिजाइन में लेटरल लोड कंसिडर नहीं किया। लाइव लोड प्लेसमेंट नॉट कंसिडर्ड इन डिजाइन, आपने लाइव लोड की प्लेसमेंट कंसिडर नहीं करी डिजाइन के अंदर। देन एक्सीडेंटल लेटरल और असेंट्रिक लोड आपने कंसिडर नहीं किए। देन एरर इन कंस्ट्रक्शन आ गई। तो कहने का मतलब है असेंट्रिसिटी स्ट्रक्चरल एनालिसिस की कैलकुलेशन की वजह से नहीं आई है। असेंट्रिसिटी किस वजह से आई है, असेंट्रिसिटी इस वजह से आई है कि आपने लेटरल लोड कंसिडर नहीं किया, आपने लाइव लोड की प्लेसमेंट कंसिडर नहीं करी, आपने एक्सीडेंटल लोड कंसिडर नहीं करे, आपने कंस्ट्रक्शन में एरर जो आएगी उसको कंसिडर नहीं किया। क्लियर है चीज। तो ये मिनिमम असेंट्रिसिटी है, ये जो मिनिमम असेंट्रिसिटी है उतनी कितनी लेके चलते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो मिनिमम असेंट्रिसिटी है इज मैक्सिमम ऑफ टू क्राइटेरिया, मैक्सिमम ऑफ टू क्राइटेरिया। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे, एल अनसपोर्टेड बाय 500 प्लस डी बाय 30 या 20 mm। एक मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ यार मीटिंग चल रही है मेरी। सॉरी यार, वो कॉल आ गई थी इसलिए बंद करना पड़ा। चलो हाँ, कंटिन्यू कर रहे थे। सो मिनिमम असेंट्रिसिटी इज मैक्सिमम ऑफ एल अनसपोर्टेड बाय 500 प्लस डी बाय 30 और 20 mm, इनमें से जो भी वैल्यू मैक्सिमम निकल के आए ये हमारी मिनिमम असेंट्रिसिटी की वैल्यू होगी।
Then minimum eccentricity along y-axis is maximum of L unsupported by 500 plus B by 30 और 20 mm में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आए वो x एक्सिस के लॉन्ग है, y एक्सिस के लॉन्ग है। अब ध्यान रखना जब x एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी लेटरल डायमेंशन कौन सी होगी हमारी, d होगी। ध्यान रखना जब y एक्सिस के लॉन्ग एसेंट्रिसिटी निकाल रहे हो इसकी लेटरल डायमेंशन कौन सी होगी, b होगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर आपका नॉन रेक्टेंगुलर या नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हुआ तो ई मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल इफेक्टिव बाय 300 या 20 mm में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है। क्लियर चीज। एल इफेक्टिव क्या होती है मैंने आपको पीछे बता ही दिया। व्हाट इज एल इफेक्टिव दैट वी हैव कंसीडर्ड, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं, देयर इज नो इशू इन दैट। तो एल इफेक्टिव तो हमने पीछे डिस्कस कर ही रखा है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्लियर। चलो ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। अब आ गया हमारे सवाल। All the columns shall be designed for minimum eccentricity of unsupported length of the column divided by 500 plus lateral divided by 30 subjected to the minimum of 20 mm। सही बात है, assertion is correct। Assertion refers to the design of axially loaded column and it may not be possible to build a perfectly axial loaded column in practice। बिल्कुल सही बात है। ये मिनिमम एसेंट्रिसिटी भैया हमने क्यों प्रोवाइड कर रखी है, ये मिनिमम एसेंट्रिसिटी हमने इसलिए प्रोवाइड कर रखी है क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता परफेक्टली एक्सियली लोडेड कॉलम को बनाना। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है परफेक्टली एक्सियली लोडेड कॉलम को बनाना, इसलिए हमारे कोड ने मिनिमम एसेंट्रिसिटी की वैल्यू को प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि इतनी एसेंट्रिसिटी है तब भी काम चल जाएगा, आप एक्सियली लोडेड कॉलम की तरह इसको डिजाइन कर सकते हो। तो पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है, और दूसरी वाली बात पहली वाली बात का एक्सप्लेनेशन भी है। दोनों बातें सही। आगे बढ़े। An axially loaded column is of 300 mm by 300 mm size. Effective length of the column is 3 meter. The minimum eccentricity of the axially load for the column is, तो ये आ गया हमारा कैसा कॉलम हो गया। So L unsupported मीटर को कन्वर्ट किया mm के अंदर बाय 500, 30 बाय 30, 20 mm, इसमें से जो भी वैल्यू मैक्सिमम आए हमारी मिनिमम एसेंट्रिसिटी यही होगी। तो ये 2 0 तो कैंसिल आउट हो गए, 30, 6 प्लस 1 यही है, सॉरी 300, 6 प्लस 10 16 mm। तो इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आई, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो कितनी आई है, एक जीरो कम लगा देता, 20 mm। so it comes out to be 20 mm, so it comes out to be 20 mm। सिंपल सा है, ज्यादा इशू है ही नहीं इसके अंदर। भैया लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की प्रोविजन तो बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपको फिर अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया लॉन्गिट्यूडनल प्रोविजन वाला, इफ आई स्टार्ट दिस टॉपिक ऑफ लॉन्गिट्यूडनल प्रोविजन, ये अभी खत्म होगा नहीं। इसके बाद मेरी एक और क्लास है, वो वाली क्लास लूंगा, आई टेक दैट क्लास, उसके बाद मैं आपका सेशन कंटिन्यू करूंगा, देन आई कंटिन्यू योर सेशन, यानी आपको दूसरा जो इसमें लेक्चर अपलोड होगा उसमें आपको लॉन्गिट्यूडनल प्रोविजन भी मिल जाएंगे। अभी स्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं होगी, इतना टाइम मिलेगा नहीं मुझे, दिस मच ऑफ द टाइम विल नॉट बी अवेलेबल विद मी। ठीक है, तो हमारे कॉलम की एनालिसिस कंप्लीट हो गई है, और एनालिसिस ऑफ कॉलम इज कंप्लीटेड। तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया, मैंने अभी तक ये बताया कि कोडल प्रोविजन कौन कौन से। कोडल प्रोविजन में हमने मिनिमम एसेंट्रिसिटी की बात कर ली, कोडल प्रोविजन में मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ की बात कर ली। तो ये दो कोडल प्रोविजन मैंने आपको बताया, बाकी और भी खूब सारे कोडल प्रोविजन आ गया। इसके अलावा हमने बात करी किसकी, इसके अलावा हमने बात करी, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट कि कॉलम की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। कॉलम की क्लासिफिकेशन खूब तरीके से बताई थी। एक स्टील के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई थी कि कैसे स्टील आपने प्रोवाइड किया, दूसरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताई थी कि भैया आपने लोड कैसे अप्लाई किया, हाउ द लोड इज बीइंग अप्लाइड ओवर दैट कॉलम। और फिर हमने बात करी किसकी, और फिर हमने बात करी कि सिलेंडरनेस रेशो क्या है, शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। लॉन्ग कॉलम को आप सिलेंडर कॉलम भी बोल सकते हो। इसके आगे वाले प्रोविजन में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।